हेलो। बहुत बढ़िया साउंड बनाया मेरे भाई, बहुत लंबा जिया करे, मरने को तरसेगा भगवान कसम। बहुत प्यारा साउंड बनाया है, अच्छा लगा। इको नहीं डालना बेटा, इको ने कईयों के घर उजाड़े हैं। एक बार ना, हाँ सही कह रहा हूँ, इको में क्या होता है आदरणीय, जैसे हम कोई शेर सुनाते हैं तो 2-3 बार आवाज़ निकल जाती है। जैसे हमने कहा हेलो तो आपकी आवाज़ निकलती है हेलो हेलो हेलो, निकलती है ना। उसी प्रकार से एक ना कवित्री खड़ी थी मंच पे, उसके मुंह से तलाक निकल गया और तूने इको फंसा दिया, तो 3 बार आवाज़ निकल गई तलाक तलाक तलाक, तो निपट गया बेचारा। और मुझे ये बताना ना पड़े कि तालियां कैसी बजाई जाती हैं। जो महिलाएं हैं वो अपना सीधा हाथ ऊपर करके उल्टे हाथ से पहले सीधे हाथ को खड़ा करें, उस पे अपने पति की फोटो देखें और शुरू दनादन दनादन दनादन, क्योंकि ये मौके यहीं मिल सकते हैं। पर ये बात पतियों पर लागू नहीं होती मुफतलाल जी। वो हाथ उठाएं और उसमें उसकी फोटो देखे जिसने शादी करवाया। शुरू, कोई टेंशन नहीं। मैंने थोड़े दिन पहले एक शादी में गया था, तो एक बाजे वाले ने ना एक अपनी पत्नी की फ़ोटो एक तरफ लगाया हुआ और अपनी सास की फ़ोटो एक तरफ लगाया हुआ और बड़ा दे दना दन दे दना दन दे दना दन दे दना दन। मैंने उससे पूछा भाई तू इतना प्रेम करता है? बोले घर में तो कूट नहीं सकता, यहीं भड़कास निकाल रहा हूँ। हंसिएगा साहब, हंसने पर कोई रोक टोक नहीं है। मस्ती के मूड में रहिएगा, जिसकी मस्ती जिंदा उसकी हस्ती जिंदा है, वरना मुफतलाल जी वो ज़बरदस्ती जिंदा है। कितना प्यारा आपका नाम है, ईश्वर करे आप धीरायु हो, लंबी उम्र जियो साहब, क्योंकि मुफतलाल के नाम को आपने कसम भगवान की बिल्कुल कायम रखा है। सर अगली बार भी प्रोग्राम आपसे ही करवाना। जिसको तय करने में, जिसको हमारा रेट गिराने में, हमको बुलाने में जो इन्होंने मेहनत करी है ना, भगवान कसम इनको तो वित्त मंत्री होना चाहिए देश का। तालियां कमज़ोर थीं, हालांकि कोई दिक्कत नहीं है, ठंड में जेब से आज आप हाथ बाहर निकाल सकते हैं। जब मैं यहाँ आया, थोड़ा जुड़ जाइएगा, मैं थोड़ा सा माहौल बना लूँ। मैं यहाँ आया तो मुझसे वो माताजी जो जिन्होंने मुझे रोका था, क्या नाम है उनका, वो ओमवती, मुझसे कहने लगी सरदार जी कहाँ की हो? मैंने कहा अम्मा शादी हो गई, अब कहीं के नहीं है। हाँ, बोले चाय लोगे कि लस्सी? मैंने कहा चाय बनते तक लस्सी चलेगी, सरदार एक कुछ भी कर सकता है। उनका राम राज में दूध मिला था, कृष्ण राज में घी, मोदी राज में चाय मिल रही है, फूक फूक के पी। अभी पता लगा कि यहाँ की विधायिका भी राजा हैं, एक महिला हो के राजा हैं साहब। ये काम सिर्फ यूपी में हो सकता है। थोड़ी देर पहले मैं नसीम के अपना नैना के पास बैठा था, मुझसे कह रही थी कि भाटिया जी क्या बात है, चेहरा उतरा हुआ है। मैंने कहा यार अच्छा नहीं लग रहा, कुछ तबीयत ठीक नहीं लग रही। बोली नहीं बताओ ना क्या हुआ आपको। नहीं मुझे अच्छा नहीं लग रहा यार, तबीयत ठीक नहीं बताओ ना आपको हुआ क्या, चेहरा उतरा हुआ। मैंने कहा यार मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तबीयत ठीक नहीं लग रही। तो वो सट के चिपक के बैठी और धीर से पूछती अब बताओ कैसा लग रहा है? मैडम ऐसा लग रहा है जैसे शिमला खुद चल के पंजाब के पास आ गया। मस्ती में रहिएगा साहब। हमने अपने देश की बेटियों को चांद तक पहुंचा दिया। हमने नहीं पहुंचाया साहब, हमारी कोई हैसियत नहीं, वो खुद गई हैं, उन्होंने मेहनत करी है। पर बेटियों आपसे एक बात बता दूं, हंसी के साथ साथ एक बड़ी गहरी बात करने जा रहा हूँ। व्यंग की बात चली थी, मेरे व्यंग को पकड़ लेना, फिर बताना मुझे कि भाटे जी आपने बात सही कही या नहीं।
हमारी ज़िंदगी मुफतलाल जी डरते डरते ख़त्म हो गई। जब हम छोटे थे ना तो बड़ों से डरते थे, आज बड़े हो गए हैं ना साहब तो छोटों से डर लगता है। स्टूडेंट्स बैठे हैं, मेरे भाई लोग बैठे हैं। पहले हमारा मास्टर कुर्सी में बैठता था साहब और हम नीचे बैठते थे। एक वो समय भी था। जिस दिन स्कूल से कुट के नहीं आते थे तो भगवान कसम ऐसा लगता था आज कुछ भूल गए। पहले तो मास्टर कूटता था, उसके बाद घर आते थे, घर में पता लगता था स्कूल में कुटा तो मेरा बाप कूटता था। सही बात। अभी अपने देश में ये पाबंदियां, अपने देश में कोई पाबंदी नहीं, कौन बाप कूट ले, बच्चे कूट ले, अपन कूट लेते हैं साहब। विदेशों में ये प्रथा नहीं है सर। जो हिंदुस्तानी जो विदेशों में है ना, वो साल में आप अपने बच्चों को लेकर के घर आते सिर्फ कूटने के लिए। कई बार तो रेलवे स्टेशन प्लेटफार्म में अपना एयरपोर्ट पे शुरू हो जाती हैं। मेरे पिताजी आए और उन्होंने 3 लपाड़े मारे मेरे को। मैंने पापा क्यों मार रहे हो? बोले तूने उपद्रव करेगा। मैंने करूँगा। तो बोले मैं ड्यूटी जा रहा हूँ बेटा, मैं निपटा लूँगा अभी, फिर बाद में टाइम नहीं मिलेगा। एक समय होता है साहब हर चीज़ का। मैं अपनी बहनों को, अपनी बेटियों को एक बात कहना चाहता हूँ कि बेटा बहुत खूबसूरत लग रही हो साड़ियों में और अपने सूट में। ये हमारे देश का संस्कार है, इसे कभी मत छोड़ना। दिल्ली में कांड हुआ था श्रीमान आदरणीय यादव साहब। सुनो बेटा, ये अपन बातें कल कर लेंगे। मुझे पैसा मिला है, इसी बात का मिला है। एक सरदार 10 साल बोला नहीं, दूसरा आया वो चुप रहता नहीं। ध्यान से सुनिएगा, मजे लेना साहब, मैं मजे लेने की चीज हूं। भगवान का समय तो पैदा ही मजाक मजाक में हो गया। हाँ मतलब जब मेरा जन्म हुआ था मुफतलाल जी, मेरे पिताजी ने मेरी माँ को कहा था ये क्या मजाक है यार। तो हाँ मस्ती में आ जाओ बिल्कुल। अब अगर मेरे से जुड़ना है तो मस्ती में आ जाओ। मैं जरा अलग किस्म का आदमी हूँ, क्योंकि अलग किस्म का आदमी मतलब एक सरदार और फिर आदमी। हाँ मतलब देखो साहब, हम सरदार हैं। भगवान का साहब इतनी मस्ती वाली कौम होती है साहब। किसी की शादी में जाएं और चौथे पैक के बाद अगर साउंड बंद हो जाए, भगवान कसम हम आधा घंटा जनरेटर का साउंड बना चलें। मस्ती वाले लोग हैं। नहीं मैं सही कह रहा हूं सर। तो बेटा एक कांड हुआ था, दामनी वाला कांड। अब व्यंग दे रहा हूं, बहुत बड़ा व्यंग। इन 4 लाइनों के अंदर बात पकड़ सको तो पकड़ लेना कि बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो। दामनी वाला कांड हुआ था, निर्भया वाला कांड। क्यों हुआ उसकी वजह बताता हूं साहब। मैं एक बात पूछना चाहता हूं पूरे सदन से, मेरी माँ की इज्जत क्यों नहीं लूटी साहब? मेरी बुआ, मेरी मौसी, मेरी चाची, मेरी ताई, क्या वो खूबसूरत नहीं थी? क्या वो जवान नहीं थी? उनकी इज्जतें क्यों नहीं लूटी साहब? आज हमारी बेटियों की इज्जतें क्यों लूट रही हैं? क्या वजह है उसकी? इन 4 लाइनों में आप समझ जाओगे। मैं आपको देख लूँगा आप कहाँ तक पहुँचे हो। मेरे को अगर सुन सकोगे, पकड़ सकोगे, बतला देना श्रीमान भाटी जी कि आपको हमने समझ लिया। कि बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो। मेरी इन पंक्तियों को सवार देना सागर साहब, आप बड़े राइटर हैं, कलम के धनी हैं साहब। अगर अच्छे से पढ़ दिया तो ठीक, कमी हो तो बता देना, अगले मंच पे अच्छे से पढ़ पाऊंगा। बेशक, नैना सुनो बेटा, बेशक उन दरिंदों को सूली पर चढ़ा दो, काला पानी पहुंचा दो। उन दरिंदों से हमें कोई सरोकार नहीं, पर जीन्स और टॉप पहन के क्लब और पफों में भी जाना ये मेरे देश का संस्कार नहीं। ये मेरे देश का संस्कार नहीं। ये मेरे देश का संस्कार नहीं। क्या बात करेंगे साहब, हास्य की बात क्या बात करेंगे हम? क्या व्यंग लाएंगे? और मैंने जाल फेंका सर, नेट फेंका। आप पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग हो। हम मैं तो दोपहर तक पढ़ा हूँ, आप तो शाम तक पढ़े हो। हाँ क्यों, हम दोपहर भाग के आ जाते थे स्कूल से, आप शाम तक पढ़े, तब तो आप कॉलेज में हो। नहीं तो हम क्या कर रहे हैं, कविताएं पढ़ रहे हैं। और ये बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं। मैं 5वीं पढ़ा हुआ है, ये पोस्ट ग्रेजुएट। क्या कर रहे हैं साहब? वही कर रहे हैं जो मैं कर रहा हूँ। हाँ तो सुनिए साहब, मैंने समंदर में नेट फेंका, जाल। बेटा सुनना ध्यान से पीछे बच्चों, आपके काम की चीज़ आपके काम आएगी। मैंने समंदर में नेट फेंका, उस नेट में एक मछली फंस के आई।
मैंने को बड़ा दुख हुआ, तड़फ रही थी, मैंने उस पर प्यार फेरा। मैंने कहा नेट में फंसी है तू, तुझे बड़ा दर्द हो रहा है ना, बड़ी तड़फ रही ना। मछली ने कहा सरदार जी मेरी छोड़ो, अपनी सोचो, जिस दिन 2 घंटे तुम्हें नेट नहीं मिलेगा ना, मुझसे ज़्यादा तड़फोगे। ये होता है व्यंग साहब, ऐसा व्यंग होता है। एक व्यंग और देता हूँ, बात पकड़ लेना, पकड़ सको तो पकड़ लेना कि हम कहाँ से कहाँ पहुँच गए, कहाँ से कहाँ निकले थे, कहाँ पहुँच गए साहब। एक 10 साल का मासूम बच्चा मेरे पास दौड़ता हुआ आया, हाथ जुड़ा और बड़बड़ाया, कहा अंकल आज मैंने 100 रुपये कमाए हैं। मैंने कहा बेटा चोरी की, डाका डाला? बोले नहीं अंकल, बाल शोषण अपराध के पोस्टर सारे शहर में लगाए हैं, वहां से 100 रुपये कमाए हैं। तालियां कमजोर थी, तालियां आप बजा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं साहब। मैं एक बाबा रामदेव का छोटा सा योगा बताता हूं, आप कभी जीवन में बीमार नहीं होंगे। वो करोड़ों रुपए लेते हैं साहब बाबा, मैं सच कह रहा हूं साहब, करने से होता है बेटा। मैंने बाबा का, हाँ सर मुफ्तलाल जी भगवान का ये भी चीज़ मुफ्त में सुना रहा हूँ। अभी मेरी एंट्री हुई कहाँ थी, वो तो वो सुनिएगा साहब, मजे लेना, मैं बता रहा हूँ मस्ती में रहो साहब। देखो हम तो वो लोग हैं साहब जो मतलब, अब बताऊंगा बाद में सुनिएगा। बाबा रामदेव का योगा बता रहा हूँ, पूरे सदन अपने परिवार के लोग हैं, कोई इसमें शर्म वाली बात नहीं है, कोई आपको मैं उठक बैठक नहीं करवा रहा हूँ। आप अपना सीधा हाथ खड़ा कर लीजिएगा, कर लो सारे खड़ा, बिल्कुल सीधा हाथ खड़ा कर लीजिएगा। जिसका सीधा नहीं खड़ा हो रहा उल्टा हाथ खड़ा कर लो, पर कर लो। अब दूसरे हाथ से इसको ठोको, ऐसे बजवाते तालियां। तुम लोग क्या कर पाओगे बच्चों, तुम लोग कुछ नहीं कर सकते जो हमने किया है। हमारे दोस्तों जैसे तुम दोस्त ला ही नहीं सकते, भगवान का सब हमारे दोस्त जैसे दोस्त होते हैं ना, तो दुश्मनों की जरूरत नहीं थी। एक दिन मैं घर में अंदर बैठ के सोया हुआ था, मैं अंदर सोया हुआ था अपने कमरे में, तो मेरी मम्मी ने मेरे दोस्त को फ़ोन लगा दिया कि वाहेगुरु है क्या बेटा। तो अब उस तो घबरा गया कि कहीं ये उपद्री पिक्चर देखने, फिल्म देखने तो नहीं भाग गया, होता था। तो उन्होंने मम्मी कह दिया हाँ मम्मी अभी तो यहीं पढ़ रहा था, जबकि मैं अंदर सोया हूँ घर में। तो फिर थोड़ी देर बाद बोले दूसरे से बात कराई, बोले मम्मी अभी यहीं तक बात कराऊँ क्या। और जो मैं कोटा हूँ साहब, मतलब दोस्त भी कैसे झूठ बोलते थे। ये झूठ बोलना हमें जन्म सिद्ध अधिकार है, क्योंकि अभी राजा साहब आने वाले हैं। हाँ, नेताओं का काम क्या होता है। हमारे यहाँ तो साहब एक नेता मर गया, भगवान कसम सब सुनना, मैं अभी आने से पहले सुना रहा हूँ, बाद में नहीं सुनाऊंगा। इसमें हंसने वाली क्या बात है यार, मतलब मर भी नहीं सकते ना नेता लोग। वो गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया सर, 4-5 नेता मर गए। तो गांव वालों ने सोचा कि इनको संस्कार कर दिया जाए। बड़े भोले होते हैं गांव के लोग साहब। मुफ्तलाल जी बेटा एक मिनट सुन लो फिर बात करना। बड़े भोले होते हैं गांव के लोग, तो उन्होंने क्या किया, वो पूरे जितने डेड बॉडियां थी सबको जला दिया। अब सुनना, तो पुलिस अपने चरित्र के हिसाब से लेट पहुंची तो गांव वाले से पूछा इधर आओ रे, सब गांव वाले इकट्ठे हो गए। बोले तुम लोगों ने इनको जला डाला। बोले हाँ साहब जला डाला, पूरे नेता थे, जला डाला। अरे तुमने पूछ देख के जलाया, कोई जिंदा तो नहीं था। बोले नहीं साहब, 1-2 लोग तो कह रहे थे कि हम अभी जिंदा मत जलाओ, पर हमने सोचे नेता झूठा ही बोल रहे होंगे।